दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बहुव्रीहि समास है। चतुरानन में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल देखिए, नील गगन शब्द में समास बताइए। थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि और अच्छा लगे इसको। चलिए देखिए, नील गगन में शब्द में जो है समास कौन सा है ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, यानी कि कर्मधारय समास में। ठीक है, नील गगन में कर्मधारय समास लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। और आगे आपका 4 नंबर सवाल गद्यांश वाला। तो पहले कोशिश करते हैं क्वेश्चन पढ़ने का। क्वेश्चन क्या कहा गया? पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे। अच्छा, मतलब कि आपको पढ़ना पड़ेगा गद्यांश। तो देखिए, कोशिश कीजिए यदि गद्यांश वाला सवाल आए तो गद्यांश पहले ना पढ़ करके पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। अच्छा, ये पहले भी गद्यांश आया हुआ था लेकिन क्वेश्चन चेंज है। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, वो हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आगे थोड़ा सा चलते हैं। दुर्योधन वह भी दे ना सका, उसके बाद आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज का आता, मनुष्य होगा यहाँ पे, जब नाश मनुज का पर छाता है, मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। अब इसमें पूछा जा रहा है सवाल, देखिए क्या कहा गया है कि पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे, ये आपको बताना है। तो गद्यांश में आप पढ़ चुके हैं। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा इसका डी, यानी कि 5 गांव लेकर के। ठीक है, 5 गांव लेकर के। तो पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक तैयार थे, किस हद तक समझौता करने को तैयार थे, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि 5 गांव लेकर के। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है आपका 5वां नंबर। हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। इस वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, ये आपको बताना है कि यह जो वाक्य लिखा गया है कि हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, किस प्रकार का वाक्य है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संयुक्त वाक्य है। ठीक है, यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। अगले सवाल पे चलते हैं। 6ठा सवाल देखिए, अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बकाया राशि। अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही पारिभाषिक शब्द हो जाएगा बकाया राशि। अगले सवाल पे चलते हैं। 7 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन है, ये आपको बताना है। राम हंसता है, पक्षी उड़ता है, राहुल सो रहा है, अंजलि पत्र लिखती है। इसमें से बताना है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंजलि पत्र लिखती है, यह एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है, पुरातन का विलोम क्या होगा, ये आपको बताना है। इस बार विलोम शब्द पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नवीन। काफ़ी दिन बाद विलोम शब्द पूछा गया है ना, तो पुरातन का विलोम क्या हो जाएगा? नवीन। ठीक है, पुरातन माने पुराना, नवीन माने नया। ठीक है, याद रहेगा। अगले सवाल पे चलते हैं और देखिए अगला सवाल, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या बात है, मुहावरा भी खतरनाक है ना, नाक का बाल होना। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिक प्यारा होना है ना, अधिक प्यारा, सर्वाधिक प्यारा। नाक का बाल क्या हो जाएगा? अधिक प्यारा। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ या लोकगीति का अर्थ पूछे तो क्या होगा? अधिक प्यारा होना। चलिए, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आ गया भाई अशुद्ध और शुद्ध करने के लिए। देखिए क्या सवाल क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, उसने बड़े बड़े फल छांट लिए। अच्छा, यह हमारे आगामी नेता हैं, यानी कि आने वाले नेता। प्रत्येक काम सोच समझ कर करो। अच्छा, शेर बड़ा भयानक होता है, भाई पता है हमको। बताइए इनमें से अशुद्ध कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक अशुद्ध वाक्य। ठीक है, यह हमारे आगामी नेता हैं, यह एक अशुद्ध वाक्य है। बाकी जो तीनों है वह शुद्ध वाक्य है। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और अगला सवाल देखिए, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संज्ञा पदबंध बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए। 12वां सवाल देखिए, जिस क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी। उसे ही हम क्या कहते हैं, भाववाची कहते हैं। ठीक है, भाव की प्रधानता जहाँ पे हो उसे क्या कहेंगे, भाववाची कहेंगे। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 13 नंबर का सवाल देखिए, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको ऑप्शन जो है क्लियरली दिख जाए। सवाल देखिए क्या कहा गया है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको शुद्ध पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका कलेजा में साहस नहीं है, आपके कलेजा में होना चाहिए, आपका कलेजा, तो ऐसे ही पता चल रहा है क्या शुद्ध है। वह पुस्तक को और किसी के हाथ ना दीजिए, वह पुस्तक और किसी के हाथ ना दीजिए। अच्छा, उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी, एक गेंदे की माला कैसे हो सकता है, ये भी अशुद्ध है। जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है। ओ माय गॉड। तो बताइए इसका जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका डी, यानी कि यह जो है एक शुद्ध वाक्य है, बाकी सारा तो अशुद्धि है। जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल देखिए 14 नंबर का सवाल है आपका, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति क्या कहलाती है। शब्द का प्रसिद्ध अर्थ, ठीक है, प्रसिद्ध अर्थ देने वाली। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी कि अभिधा कहलाती है। ठीक है, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ बताने वाली शब्द शक्ति या शक्ति क्या कहलाती है, अभिधा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए। अगला सवाल देखिए, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यंग नामक शब्द में। ठीक है, व्यंग नामक शब्द में जो है मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता अर्थ होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलिए, और अगला सवाल है आपका 16 नंबर का सवाल, काव्य में जहां शब्द के कारण रमणीयता हो और शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य छीन हो जाए तो वह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शब्द अलंकार कहलाता है या शब्दालंकार। ठीक है, शब्द अलंकार अगर अलग अलग करके बोलें तो शब्द अलंकार, या एक साथ मिला के बोलें तो शब्द अलंकार। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आप यदि मॉक टेस्ट नहीं भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो बस पूरा रोज रोज डेली देखिए। ठीक है, डेली वीडियो सिर्फ पूरा देख लीजिए, आपका आधे से ज़्यादा तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या लगा है, आधा घंटा का तो सेशन होता भी नहीं होगा, कम ही होता है, लगभग 24-25 मिनट का होता है। देख लेंगे एक बार, या थोड़ा सा वीडियो है फास्ट करके भी देख लेंगे तो कम से कम क्वेश्चन है दिमाग में आ जाएगा, है ना। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आप समझदार हैं तो भाई लगाइए, और हम क्या ही बोल सकते हैं, लगाने वाले तो लगा ही रहे हैं दोस्तों। चलिए सवाल है आपका, जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ डैश अलंकार होता है, यानी कि वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है, और ऑप्शन आपका यहाँ पे है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका लगाइएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ए, यानी कि रूपक अलंकार इसमें होता है। ठीक है, रूपक अलंकार आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए। अगला सवाल देखिए 18 नंबर का, उपमेय तथा उपमान को एक समान मान लिया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूपक अलंकार होता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए। 19 नंबर का सवाल देखिए, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में। ओ माय गॉड, ये तो शायरी टाइप लग रहा है भाई। खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, इसमें कौन सा अलंकार है। वाह, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछो भाई, क्वेश्चन करने में भी अच्छा लगता है है ना। चलिए सवाल है आपका, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, यानी कि रूपक अलंकार इसमें। ठीक है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, हमको तो बार बार पढ़ने का मन कर रहा है राइट आंसर बी लगाइएगा दोस्तों, आपका रूपक अलंकार इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए, खंजरीर नहीं लखी परत, कुछ दिन सांची बात, बाल द्रगन समहीन को करन मनो तप जात, कह रहा है इसमें, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। दोस्तों आपको फिर से एक बार बताते हैं कि अलंकार बहुत पूछा जाता है, तो अलंकार कम से कम तो जरूर देख लीजिएगा। कम से कम मेरे ख्याल से तो 4-5 क्वेश्चन आपका अलंकार से जरूर आएगा दोस्तों, तो अलंकार जरूर देख लीजिएगा। तो राइट आंसर लगेगा इसका बी, यानी कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलिए दोस्तों। अगला सवाल आपका 21 नंबर का सवाल देखिए क्या कहा गया है, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, मैं अंधा भी देख रहा हूँ। अच्छा, ये पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था। तो आगे क्या कहता है, रोती हो तुम रोती हो, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि विरोधाभास अलंकार इसमें। ठीक है, रोती हो तुम रोती हो, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास अलंकार। अगले सवाल पे चलिए, छंद के कितने अंग होते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, 8। ठीक है, छंद के कितने प्रकार होते हैं, कितने अंग होते हैं, 8 होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 23 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है, ये आपको बताना है कि निम्नलिखित पंक्ति में से वर्णिक छंद कौन सा है।
अच्छा, पंक्ति क्या दिया हुआ है, जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी। इसमें से बताना है कि कौन सा वर्णिक छंद है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि इंद्र वज्रा। ठीक है, इंद्र वज्रा नामक इसमें क्या है, वर्णिक छंद है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आचार्य वामन का रचना है। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा, आचार्य वामन का रचना है। अगले सवाल पे चलिए, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं। अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए, 9 प्रकार होते हैं। ठीक है, अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने, अच्छा किसके अनुसार पूछा जा रहा है ये भी ध्यान रखिएगा, अभिनव गुप्त के अनुसार। ठीक है, रस के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, यानी कि 9 प्रकार होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, और गणित तो हम लोग अभी फिलहाल स्किप कर दिए हैं। देखिए अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, साइंस का डालेंगे। 1-2 दिन में हम साइंस का भी मैथ और प्लस रीजनिंग का भी डालना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप लोग बोल ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों से एक पूछे थे दोस्तों कि कितने बजे अपलोड करें, मात्र एक दो स्टूडेंट ने कमेंट किया है। आप लोग मिल के या तो बोलिए पोल, अच्छा एक काम करेंगे हम सवेरे जो है दोस्तों पोल डाल देंगे। ठीक है, जो कम्युनिटी सेक्शन होता है ना उसमें पोल डाल देंगे, यानी तो आप इसी वीडियो को कमेंट में बताइए कि मैथ प्लस रीजनिंग का कितना बजे डालें, ताकि आप लोग के लिए बेहतर हो। डालने का तो हम सोच रहे हैं सवेरे में डालें, जो सबके लिए सही भी रहेगा, क्योंकि शाम में आप तो ये लगा ही लेते हैं, सवेरे वाला में वो लगा लीजिएगा। लेकिन आप लोग की इच्छा अनुसार ही हम काम करेंगे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, इसलिए बोल रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए कि कितने बजे वो अपलोड करें, मॉर्निंग में करें या फिर इवनिंग में करें। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया है, खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है, यानी क्या प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इनसे प्राप्त होता है। ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार, ये सब जो खाने पीने वाला पदार्थ होता है, इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल आपका दिया हुआ है 52 नंबर का। देखिए, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको बताना है। और समीकरण तो दिया ही नहीं है, क्या बात है, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है, और समीकरण तो दिया ही नहीं है। छोड़ो, ये क्वेश्चन ही स्किप करो दोस्तों, इसमें तो यूनिक बुक वाला तो थोड़ा सा मिस कर दिया है। चलिए अगले सवाल पे चलिए, 53 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। करेक्ट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट होगा आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि C2H4। ठीक है, C2H4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे क्या किस चीज़ में यूज करते हैं, फल को पकाने में। ठीक है, फल को पकाने के लिए, जो कच्चे फल होता है ना उसको जल्दी से पका, जैसे केले को पकाना है, इस सब टाइप के जो फल पकाते हैं हम, पपीते को पकाना है, इस सब के लिए हम किस गैस का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर लगेगा C2H4। अगले सवाल पे चलते हैं, 54 नंबर का सवाल देखिए, जल का क्वथनांक कितना होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा आपका करेक्ट आंसर होगा इसका बी, यानी कि 100 डिग्री सी। ठीक है, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सी। आप लोग को तो पता होगा कि 100 डिग्री ताप पे जल क्या होता है, खौलना शुरू हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ताकि आपको ऑप्शन प्लस क्वेश्चन जो है आसानी से दिख जाए। देखिए सवाल क्या कहता है, व्हिटकर ने वर्गीकरण के लिए कितने मापदंडों का उपयोग किया था, पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था। दोस्तों राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5। ठीक है, 5 मापदंडों का उपयोग किया था व्हिटकर साहब ने, जब जंतुओं का वर्गीकरण करने लगे थे। तो बायोलॉजी का सवाल था ये। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि DPT वाला टीका। ठीक है, DPT टीका। ठीक है, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए दिया जाता है। अगले सवाल पे चलिए, 57 नंबर का सवाल देखिए, ओजोन परत में ह्रास इनमें से किसके कारण हो रहा है या होता है, और अभी भी हो ही रहा है दोस्तों। तो राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा डी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CFC, इसको बोलते हैं। ठीक है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन का सूत्र अगर पूछ दे तो ओजोन का सूत्र O3 लगाइएगा। ठीक है, इनका भी ह्रास हो रहा है किसके कारण, क्लोरोफ्लोरो के कार्बन के कारण। जो फ्रीज वगैरह होता है, गाड़ी में जो एसियाँ वगैरह लगी होती है ना, उसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा रिसाव होता है। अगले सवाल पे चलिए, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसका सी, यानी कि इसमें से दोनों। ठीक है, दोनों करेक्ट है, जैसे जीवीय और अजीवी। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या है, जीवीय भी है और अजीवी भी है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा,
दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए और अगला सवाल देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि में है? निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष स्त्रीकरण की एक विधि में है, ये आपको बताना है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन होगा ए करेक्ट, यानी कि वैसेक्टोमी, ठीक है। वैसेक्टोमी यानी कि नसबंदी इसको बोलते हैं, ठीक है। वैसेक्टोमी जो है पुरुषों के स्त्रीकरण का एक विधि है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका 60 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण जो है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। फिजिक्स का न्यूमेरिकल का सवाल है। फिर से आपको बता दें कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका लगाइए, यानी कि 28 मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका 61 नंबर का सवाल। किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 20 किलोग्राम है, यह भार यानी इसका भार कितना होगा, ये आपको बताना है। तो शायद पिछले मॉक टेस्ट में हम बताए थे, शुरुआत वाला जो मॉक टेस्ट था आपको बताए थे कि भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। भार क्या होता है कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है किस अपने बल से किसी वस्तु को किस यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से किस स्पीड में नीचे खींच रहा है, वो होता है भार, ठीक है। और द्रव्यमान होता है कि वह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान। जैसे वो कहीं पे भी लेके चल जाओ, बदलेगा थोड़ी। जैसे हमारे हाथ में पेन है, तो पेन हम यदि यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे भी उसमें जितना पेन में जितना मटेरियल से वो बना हुआ है यहाँ भी वही रहेगा। पानी में लेके चले जाओ वहाँ भी उतना ही रहेगा, है ना। पृथ्वी पे हम रख देंगे, कहीं मिट्टी में रख दिए, ज़मीन पे रख दिए तो भी उतना ही रहेगा। लेकिन भार वैसा नहीं होता है दोस्तों। भार यदि हम हाथ में उठाए हैं तो यहाँ से जितना भार लग रहा है ऊपर से अगर छोड़ दें तो भार कुछ और होगा। तो इस प्रकार से जो है भार चेंजिंग होता है। जैसे लिफ्ट वाला जब पढ़िएगा ना, लिफ्ट जो होता है, लिफ्ट में ऊपर से नीचे आने पर अचानक अगर लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो बताइए कि जो खड़े मनुष्य है उसको किस तरह का आभास होगा। इस टाइप का यदि सवाल आप पढ़िएगा लिफ्ट वाला तो आपको द्रव्यमान और किलो जो होता है भार, इसमें अंतर समझ में आएगा क्लियरली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या पूछा गया था सवाल, किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर 20 किलोग्राम है तो यह भार यानी कि इसका भार कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 196 न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा भार का, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं और 62 नंबर का सवाल देखिए। किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबोया जाता है या डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 न्यूटन, ठीक है। 2 न्यूटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए। 63 नंबर का सवाल है। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर कितना है, ये आपको बताना है, यानी कि कितना हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य जो है सुन सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलिए दोस्तों। अगला सवाल है आपका 64 नंबर का सवाल। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों और अगला सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट सवाल है आपका 65 नंबर का। देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0.7808 करेक्ट आंसर होगा 0.7808। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, ये आपको बताना है कि प्रथम बार पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1992 ईस्वी में, ठीक है। 1992 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी में किया गया था, तो ऑप्शन आपका 66 का क्या हो जाएगा, ए। अगले सवाल पे चलते हैं। 67 नंबर का सवाल देखिए। तापीय ऊर्जा के उत्पादन में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है कि तापीय ऊर्जा का जब उत्पादन होने लगता है तो वहाँ पे किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला का, ठीक है। कोयला का यूज होता है। अगले सवाल पे चलिए। 68 नंबर का सवाल देखिए। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है, ये आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट घंटा, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई है। अगले सवाल पे चलिए और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन भी आपको दिखना चाहिए, है ना। देखिए सवाल क्या कहा गया है कि चित्र में प्रदर्शित विद्युत परिपथ
के बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच का समतुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे आपको प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। आपको बताना है कि ए से बी तक के बीच का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, यानी कि 8 ओम। ठीक है, ओम जो है आपको पिछली बार भी बताए थे, ओम किसका प्रतीक है, प्रतिरोध का प्रतीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल वापस से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए सवाल क्या है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है, ये आपको बताना है। तो सबको पता होगा, लगभग 10th क्लास में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे। राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण का। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज किस चीज़ में होता है, दाढ़ी बनाने में, या फिर डॉक्टरों के लैब में भी अवतल दर्पण का ही यूज होता है, पता होगा आपको। यहाँ से जीके स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, और देखिए सवाल क्या है आपका पहला, हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था, ये आपको बताना है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज कैरावल को किसने बनाया था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने बनाया था। ठीक है, और जहाज का निर्माण सबसे पहले पुर्तगालियों ने ही भारत में लोगों को करना सिखाया था। तो इस टाइप का भी सवाल पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, पुर्तगालियों ने। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए। सवाल है आपका, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों का, यानी कि गेहूं का भी और मक्का का भी। ठीक है, दोनों फसल को उगाया जाता है वाणिज्यिक खेती में। अगले सवाल पे चलिए। 73 नंबर का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है, क्या बात है, गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों करेक्ट से लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जूट। ठीक है, जूट को हम गोल्डन फाइबर के रूप में जानते हैं। अगले सवाल पे चलिए। 74 नंबर का सवाल देखिए, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो राइट आंसर लगाइएगा आपका करेक्ट होगा बी, यानी कि क्रांतिकारी का जो गतिविधियों पर उन पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। और इसका विरोध कौन किया था, महात्मा गांधी जी। ठीक है, 1919 में यह कानून लाया गया था, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, या इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन का प्रकाशन कब हुआ था, ये आपको बताना है कि कब यह पुस्तक प्रकाशित हुआ था, यानी कि उपन्यास है, तो यह कब प्रकाशित हुआ था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1848 ईस्वी में इसका प्रकाशित हुआ था। कौन सा पुस्तक, डॉम्बे एंड सन 1848। अगले सवाल पे चलिए। सांभर झील कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। सांभर झील, क्या बात है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा इसका डी, यानी कि राजस्थान में स्थित है। कौन सा, सांभर झील। अगले सवाल पे चलिए। 77 नंबर का सवाल देखिए, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं, ये आपको बताना है कि एटलस जो मानचित्र होते हैं ये किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत छोटे मापक पर खींचे गए होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए। 78 नंबर का सवाल देखिए क्या कहा गया है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि किसके रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी हो जाएगा, यानी कि संभावित के आधार पर भी, विकसित स्टॉक के आधार पर भी, और आरक्षित के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों। 79 नंबर का सवाल है, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है, ये आपको बताना है। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभ्रक के उत्पादन के लिए जाना जाता है। कौन सा, झारखंड में कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों। तो करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना का शुरुआत होता है। अगले सवाल पे चलिए। और 81 नंबर का सवाल देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड। शायद आप लोग को पता होगा, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। अगले सवाल पे चलिए। और 82 नंबर का सवाल है आपका, पारादीपत्तन किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में पारादीपत्तन। अगले सवाल पे चलिए। 83 नंबर का सवाल देखिए, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल को दिखाया जाता है। किस चीज़ से? नीले भाग से। मानचित्र जब बनाते हैं तो नीले रंग से किस चीज़ को दिखाया जाता है? जल को। अगले सवाल पे चलिए। अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा था, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए। मताधिकार यानी कि वोट डालने का अधिकार। ठीक है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 40वां संविधान के 40वां अनुच्छेद में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और 86 नंबर का सवाल है आपका। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। एक बार नियुक्ति देख लीजिएगा कि इसका नियुक्ति कौन करता है, पूछा जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर लगाइएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और सवाल आपका अगला यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। देखिए सवाल आपका है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, ये आपको बताना है। भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण का व्यवस्था है वह कहाँ पे है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका, लगाइएगा सी, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में, तो आपका करेक्ट आंसर सी होगा। पंचायती राज संस्था में क्या है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों, 88 नंबर का सवाल देखिए। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। नीति आयोग का गठन, तो राइट आंसर लगाइएगा इसका दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर रिप्लेस करके क्या यूज किया जाता है? नीति आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, नीति आयोग को हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं, NITI। ठीक है, नीति आयोग। ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों अगले सवाल पे, और 89 नंबर का सवाल देखिए। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, ये आपको बताना है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विकास। ओके, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक विकास होता है। अगले सवाल पे चलिए, और लास्ट सवाल है दोस्तों आपका। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम यानी कि दुष्परिणाम भी बोल सकते हैं, या फिर बुरा परिणाम बोल सकते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? कुपरिणाम। तो इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलगाववाद। ठीक है, अलगाववाद इस द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम कौन सा हो जाएगा? अलगाववाद। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के पीछे शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर के पिछला मॉक टेस्ट देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दिए हैं, तो वहीं पे आपको अभी PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बैठ के आराम से मॉक टेस्ट लगा भी सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।